हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानवसी पर स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके संपूर्ण एसएसटी सामाजिक का रिवीजन विश्लेषण करवाएंगे। अब हमारे लोक प्रशासन विषय का संपूर्ण रिवीजन विश्लेषण हो चुका है। आज से एक नए विषय की शुरुआत होगी जिसका नाम है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को शुरू करने से पहले आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना आवश्यक है कि इसका सिलेबस क्या है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार समाजशास्त्र को विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है, इसका विश्लेषण भी करवा दिया है, फिर भी दोबारा सिलेबस देखने की आवश्यकता रहती है। अगर यहाँ पर बात करें समाजशास्त्र की तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6 भागों में 6 टॉपिकों में इसको बांटा गया है। यहाँ से भी आपके 18 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि 3 विषय ऐसे हैं जिसमें से नंबर 1 आपके समाजशास्त्र हो गया, दूसरा आपके लोक प्रशासन हो गया, तीसरा आपके दर्शन शास्त्र हो गया। इन तीनों विषयों से ही आपके 18 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से ही हम अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। अधिकतम अंक यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ से अधिक क्वेश्चन हल करेंगे। तीनों छोटे सब्जेक्ट है और कम अध्याय है, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य से फर्स्ट टॉपिक है। दूसरा आपके समाज, सामाजिक समूह, स्थिति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन। तीसरा जाति, वर्ग, सामाजिक समस्याएं, वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह, परिवार, ये टॉपिक है। इनके बारे में पूरे देखेंगे, एक एक को अच्छे से करेंगे और आपका अच्छे से रिवीजन होगा, जिससे आपका एक तरह से परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर हो। अगर बात करें तो यहाँ से पूरे टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चन लेंगे इसके संपूर्ण के, ताकि आपका अच्छे से हो। पहला क्वेश्चन है अगस्त कामटे का। किसका? अगस्त कामटे का क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं अगस्त कामटे का क्वेश्चन क्या है। अगस्त कामटे के गुरु थे। अब यहाँ पर गुरु की बात हो रही है, तो गुरु कौन थे? तो पहले नंबर 1 तो अगस्त कामटे कौन थे, पहले आपके दिमाग में ये स्पष्ट होना आवश्यक है। अगर यहाँ पर बात करें तो अगस्त कामटे कौन थे, तो ये फ्रांस के निवासी थे। फ्रांस के कहाँ के थे? फ्रांस के निवासी थे। और इनको यानी कि इनको अगस्त कामटे ने यहाँ पर 1838 में एक नए विषय की शुरुआत की, समाजशास्त्र विषय की स्थापना की। किसकी? समाजशास्त्र विषय की स्थापना की, शुरुआत की। इस कारण इनको जनक भी कहा जाता है। जनक किसका? समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और इसने किसने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक भौतिकी में 2 भागों में इसने बांटा था। समाज अगस्त कामटे ने इसके वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया था और 1838 में समाजशास्त्र की एक नए विषय की शुरुआत की थी। और इनका गुरु कौन थे? तो बात करें, इनके गुरु थे सेंट साइमन। कौन थे? सेंट साइमन इनके गुरु थे। यहाँ पर आपके हर्बर्ट साइमन है। हर्बर्ट साइमन तो आपको मैंने लोक प्रशासन विषय में विस्तार से बताया था कि लोक प्रशासन में इनका मुख्य जो योगदान है, इनका निर्णय में मुख्यतः योगदान है। किसमें है? निर्णय में इनका मुख्य योगदान है। यानी कि जो भी आपको बताया था हर्बर्ट स्पेंसर, ये समाज जो जिस तरह से डार्विन का विज्ञान में योगदान है, उसी तरह से अगर समाजशास्त्र में बात करें तो समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर को यहाँ पर डार्विन कहते हैं। किसका? समाजशास्त्र का डार्विन। अगर यहाँ पर बात करें तो समाजशास्त्र का डार्विन किसे कहते हैं? तो समाजशास्त्र का डार्विन किसे कहा गया है? तो इनको कहा गया है किसको? हर्बर्ट स्पेंसर को। जिस तरह से विज्ञान में डार्विन ने जिस तरह से विकास को समझाया, उसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने यहाँ पर समाजशास्त्र में एक विकास को समझाया है। और कार्ल मार्क्स, आप जानते होंगे कार्ल मार्क्स कौन था। सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में इसने एक तरह से पूंजीपतियों का विरोध करके श्रमिक वर्गों की सत्ता स्थापित करके एक सर्ववारा साम्यवादी सरकार की स्थापना का प्रयास किया था, जिसके बारे में आगे देखेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा। आपको अच्छे से एक एक टॉपिक को आपको समझना है। दूसरा है समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी नाम किसने दिया। यहाँ पर सोशियोलॉजी की बात की गई है, तो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र को नाम किसने दिया? कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, ऑगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर ऑगस्ट कॉम्टे ने इसको सोशियोलॉजी नाम दिया था। इनके बारे में बता दिया। सेंट साइमन कौन थे, कार्ल मार्क्स कौन थे, मैक्स वेबर के बारे में आपको बताएंगे। मैक्स वेबर ने लोक प्रशासन में नौकरशाही का सिद्धांत दिया था। किसका? नौकरशाही का सिद्धांत इसने दिया था। साथ में ही एक बात ध्यान रखना कि इसने समाज
समाजशास्त्र में एक बहुत ही अच्छी पद्धति कौन की, वरसतेन। वरसतेन पद्धति के जनक कौन है, तो वरसतेन पद्धति के जनक को इनको कहा जाता है, वरसतेन पद्धति के जनक किस कौन कहलाते हैं, तो मैक्स वेबर कहलाते हैं। और साथ में ऑगस्ट कॉम्टे को सोशियोलॉजी का नाम दिया। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर आपके जेम्स स्टुअर्ट मिल्ड, यहाँ पर आपका एक नाम आता है जेम्स स्टुअर्ट मिल्ड, इसका नाम आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसने इसके लिए इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसका, इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए, समाजशास्त्र के लिए इन्होंने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। साथ में आपको पता होगा जेम्स स्टुअर्ट मिल ने ही समाजशास्त्र को अवैध संतान, दो भाषाओं की किसकी, दो भाषाओं की अवैध संतान कहा था। यानी कि दो भाषाओं की अवैध संतान किसको कहा, दो भाषाओं की अवैध संतान। यहां पर बात कर रहे हैं दो भाषाओं की अवैध संतान किसको कहा, तो इसने किसने कहा, जेम्स स्टुअर्ट मिल ने कहा। किसको कहा, समाजशास्त्र को कहा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। एक ही चीज आपको ध्यान रखनी होगी, मेरा उद्देश्य ये है कि आपका अच्छे से रिवीजन हो, अच्छे से विश्लेषण हो, और इस बार एक बार और अंतिम बार प्रथम प्रयास में ही आपके डंके के साथ मेरिट में चयन होना आवश्यक है। आगे बात करते हैं समाजशास्त्र के प्रारंभ में सामाजिक, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे सामाजिक भौतिकी का नाम किसने द्वारा दिया था। तो मैंने यहाँ पर कहा था कि ऑगस्ट कॉम्टे ने ही समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा था। नंबर एक आपके सामाजिक भौतिकी हो गई, एक आपके सामाजिक स्थितिकी हो गए। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक भौतिकी दो भागों में बांटा था। तो आपके अगली बार सामाजिक स्थिति भी आ सकता है या सामाजिक भौतिकी भी आ सकता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अगला, समाजशास्त्र की व्याख्या हेतु सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पर सावयवी सिद्धांत की बात आई तो सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। इनको डार्विन भी कहते हैं। डार्विन ने जिस तरह से विज्ञान में सावयवी सिद्धांत का, उद्दीप विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयवी सिद्धांत का यहाँ पर प्रतिपादन किया था समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना है। सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर दुर्किम आता है। यहाँ पर दुर्किम के बारे में ध्यान देना है। दुर्किम की बात करें तो समाजशास्त्र में अगर बात करें तो समाजशास्त्र का में अगर बात करें तो इसको प्रक्रियात्मक वाद का जनक भी कहा जाता है। प्रक्रियात्मक वाद का जनक भी कहते हैं। ये समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर भी थे। कौन, दुर्किम प्रथम प्रोफेसर भी थे। और जहां पर आपके यहाँ पर सामूहिक प्रतिनिधान जहां पर भी आ जाए तो वहां पर आपको दुर्किम को टिक करना है। अगर आपके कहीं पर भी सामाजिक क्रिया आ जाए, अगर आपकी किसी भी परिभाषा में अगर मान लीजिए आपकी सामाजिक क्रिया आ जाए तो वहां पर आपको मैक्स वेबर को टिक करना है। किसको, मैक्स वेबर को वहां पर आपको टिक करना है। इसी तरह से अगर आपकी कहीं पर भी अंतर क्रियाओं का आ जाए आपके, तो वहां अंतर क्रियाओं में आपको वहां पर गिन्सबर्ग को, किसको, गिन्सबर्ग को आपको वहां पर टिक करना है। ये आप कुछ हिंट है, हिंट को आपको ना पकड़ना होगा। सामाजिक क्रिया जहां पर आएगी वहां पर मैक्स वेबर को टिक करना है। अंतर क्रियाओं का जहां पर आएगा वहां पर आपको गिन्सबर्ग को टिक करना है। इसी तरह अगर आपके सामूहिक प्रतिनिधानों या फिर आपके सामाजिक तथ्यों या फिर आपके सामाजिक तथ्यों, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके सामाजिक तथ्य आ जाए तो वहां पर भी आपको दुर्किम को ही ठीक करना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा परिभाषाओं में। ठीक है, परिभाषाओं में ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। मैकाइवर और पेज ने इसने क्या कहा, इसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों का जाल है। और मैकाइवर पेज की पुस्तक है समाज यानी कि सोशोलॉजी। इसकी पुस्तक का नाम आप ध्यान रखना, समाज इसकी पुस्तक है, सोशोलॉजी भी इसकी पुस्तक है। बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है मैकाइवर पेज, जो समाजशास्त्र में हर टॉपिक में आपको परिभाषा में ये मिलेगा। आगे बात करते हैं कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो कास्ट इन इंडिया के पुस्तक लेखक है आपके डॉक्टर हटन यानी कि जैसे कास्ट इन इंडिया की बात करें, कास्ट इन इंडिया की बात करें तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके हटन है। हटन में देखो आप, हटन में आप देखोगे इसमें ट है, इसमें ट है, तो ट से हटन से आप कास्ट बन जाता है, तो कास्ट इन इंडिया। अगला है कास्ट क्लास ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है। कास्ट क्लास ऑक्यूपेशन जो भी क्वेश्चन यहाँ पर है वो पूरे के पूरे ऑथेंटिक है, ताकि आपके एग्जाम में छप
छपे हुए हैं क्वेश्चन है जो बार बार आपके आते हैं, यही क्वेश्चन आपके लेके यहाँ पर आया हूँ। तो कास्ट क्लास ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर गुरवे। कौन है? डॉक्टर गुरवे इसके लेखक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये पूरे के पूरे भारतीय समाजशास्त्री कामटे को छोड़कर इसके लेखक कौन है? डॉक्टर गुरवे इसके लेखक है कास्ट क्लास ऑक्यूपेशन के। अगला है समाजशास्त्र मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहने हैं। एक कथन किसका है? तो ये कथन किसका आता है? एक क्रोबर का आता है। कौन आता है? क्रोबर का कथन है। ये मेलानोविस्की, ये मेलानोविस्की वही है जो समाजशास्त्र में जादू टोने में विश्वास करता है। कौन? जादू टोने में विश्वास करने वाला, जादू टोने में विश्वास करने वाला व्यक्ति कौन है समाजशास्त्र में? तो ये समाज में जादू टोने का कट्टर समर्थक है। कौन? मेलानोविस्की कट्टर समर्थक भी बोल सकते हैं। कट्टर समर्थक कौन है? मेलानोविस्की ये है। ये चीज, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है। मैंने कहा था जहां पर भी सामाजिक क्रिया आ जाएगी तो वहां पर आपको आग मीच के आपको विवेक पर आपको टिक करना है। अगर जहां पर भी सामाजिक तथ्य आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? जहां पर भी सामाजिक तथ्य आ जाएंगे वहां पर आपको दुर्किम को टिक करना है। या फिर आपके सामूहिक, अगर यहाँ पर बात करें आपके यहाँ पर सामूहिक प्रतिनिधानों आ जाएंगे तो वहां पर भी आपको किसको इस्माइल दुर्किम को ही टिक करना है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। आगे बात करते हैं समाज क्या है? समाज क्या है? तो समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, नियमों की व्यवस्था नहीं है। तो इनमें से क्या? सामाजिक संबंधों का जाल है। जो क्या सामाजिक संबंध क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। संबंधों को देख नहीं सकते इस कारण क्या होते हैं? ये अमूर्त होते हैं। तो समाज क्या है? समाज एक अमूर्त व्यवस्था भी है। क्या है? एक अमूर्त व्यवस्था भी है। सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों के जाल से ही समाज का निर्माण होता है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। आगे बात करते हैं फोकवेज की बात करें, नामक पुस्तक है। इसको फोल्कवे भी बोल सकते हैं या फोल्कवेग भी बोल सकते हैं। तो फोल्कवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेकावेर पेश दुर्किम वेबर। तो इसके लेखक है समनर। कौन है? समनर ने फोल्कवे में समूह की बात की है। तो समूह के बारे में इन्होंने कहा है, समूह के बारे में इनके बहुत से विचार है जिनके बारे में आगे बात करेंगे। आगे देखिए सामाजिक संबंधों का जाल या ताना बाना है। तो यहाँ सामाजिक संबंधों का जाल ताना बाना आ गया तो इसका आंसर रहेगा आपके मेकावर और पेज इसका रहेगा। अगर बात करें तो इसने समाज की मेकावर पेज ने 7 विशेषताएं बताई भी। आपको ध्यान रखना होगा कि मेकावर पेज ने समाज की 7 विशेषताएं बताई है और सामाजिक संबंधों का जाल इसने मेकावर और पेज ने कहा है। आगे बात करते हैं समाज के कर्मिक विकास के निम्नलिखित स्तरों का कालक्रम क्या है? किस तरह से विकास हुआ? तो पहले बात करें, पहले स्थान पे आपकी जनजातीय समाज आएगा, दूसरे समाज पर आपके कृषि समाज आएगा, कृषि के बाद में आपके औद्योगिक समाज आएगा और इसके बाद में आपके उत्तर औद्योगिक समाज आएगा। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में उत्तर औद्योगिक समाज चल रहा है। तो ये उत्तर औद्योगिक समाज वर्तमान में कहां पर है? तो यूएसए में है। ये अमेरिका में विकसित हो चुका है, भारत में अभी आया नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट से अगर यहाँ पर बात करें तो इस तरह से आपका इसका आंसर ये सही रहेगा। भारतीय समाज किसका उदाहरण है? समाज का है, समूह का है, समुदायों का है या एक समाज का है? तो भारतीय समाज एक समाज का उदाहरण है। भारत का समाज एक जैसा है जहां पर एक जैसी पहचान मिलती है, एक जैसी जनजातीय मिलती है, जहां पर अलग उसको किया जा सकता है। समाजशास्त्र में उत्तर औद्योगिक समाज नामक संबंधों का प्रयोग इनमें से किसने किस तरह किया है? तो उत्तर औद्योगिक समाज की यहाँ पर बात आ रही है। तो उत्तर औद्योगिक समाज का जो प्रयोग किया है वो डेनियल ब्लेयर और एरन टोरेन दोनों ने ही किया है। डेनियल ब्लेयर और एरन ब्लेयर दोनों ने ही किया है। अगर मैं समाज की बात करूं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। समाज अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। यहाँ पर आपके कृषक समाज हो सकता है, तो यहाँ पर कृषक समाज हो गया, आपके यहाँ पर आदिम समाज हो गया, अलग अलग समाज आपके यहाँ हो सकते हैं। तो इन समाजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। समाज की जो विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि समाज विशेषताएं कौन कौन सी है। आपको मेकावर पेज की जो सामाजिक संबंधों की जो 7 विशेषताएं हैं, जो परिभाषा उन्होंने दे रखी है, वो अच्छे से आपको याद कर लेनी है। आगे बात करते हैं
किसने सामाजिक सहमति के आधार पर उद्योग पूर्व और उद्योग समाजों में बांटा है? किसने समाज को उद्योग पूर्व और उद्योग के बाद का समाज में बांटा है? तो यहाँ पर आपके आता है, इसमें बांटा है किसने? डी बेल ने यहाँ पर बांटा है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। किसने समाज का वर्गीकरण साधारण, संयुक्त, द्विसंयुक्त, त्रिसंयुक्त यानी कि साधारण 4 भागों में बांटा है समाज को? तो 4 भागों में बांटने वाले विद्वान थे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को 4 भागों में बांटा था, साधारण, संयुक्त, द्विसंयुक्त और त्रिसंयुक्त भागों में बांटा था। अगला है जनजातीय समाजों में। यहाँ पर आपकी जनजातीय है, जनजातीय लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किया वो ठक्कर बाबा ने किया। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? अगर यहाँ पर बात करें तो आदिवासियों के लिए, अगर जनजातीय लोगों के लिए अगर यहाँ बात करें तो पिछड़े हिंदू का शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया था गुरुवे ने। किसने किया था? गुरुवे ने इनका शब्द का प्रयोग किया था। और जनजाति का प्रयोग किया था जयपाल सिंह, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, जो सदस्य थे, उन्होंने प्रयोग किया था। तो आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ठक्कर बाबा ने यहाँ पर प्रयोग किया था। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और साथ में ही पिछड़े हिंदू किसने कहा जनजातियों को? तो गुरुवे ने कहा था पिछड़े हिंदू जनजातीय समाजों को। आगे बात करते हैं, समाज एक साव्य है। समाज एक साव्य है, साव्य की बात आ रही है। तो साव्य सिद्धांत समाज का वो तो केवल हर्बर्ट स्पेंसर ने ही यहाँ पर प्रतिपादित किया था। ये बार बार जहाँ पर भी साव्य की सब प्रयोग हो जाएगा वहां पर आपको हर्बर्ट स्पेंसर को ही टिक लगाना है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला है, कोले के अनुसार कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? प्राथमिक समूह क्या होते हैं? कोले को प्राथमिक समूह का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसको कोले को, यानी कि कोले की बात करें तो कोले को इसको जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या जाता है? जन्मदाता भी कहा जाता है। इसको जन्म भी बोलते हैं प्राथमिक समूह का। तो प्राथमिक समूह क्या होते हैं? प्राथमिक समूह का मतलब होता है जिनका हम के साथ संबंध होता है, जिनका पड़ोस, जिनसे हम बिल्कुल बारंबार संबंध बनाते हैं। जैसे परिवार में भी हम बार-बार मिलते हैं, बोलते हैं, तो जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जिनसे हमेशा मिलते रहते हैं, जिनसे हम जैसे बात करते हैं तो उनको आप कहकर एक तरह सम्मान की दृष्टि से कहकर बात नहीं करते, उनको हम ऐसे कहते हैं तू इधर आ उधर आ, यानी कि जिनको तू तगाड़ा से बात करते हैं, जिनको प्राथमिक समूह में आते हैं। जैसे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति, बच्चों से, हम बच्चे हैं तो बच्चों से बच्चों की तरह बात करेंगे, परिवार में, विद्यालय में, ये आसपास जिसके साथ हमारे संबंध होते हैं, बिल्कुल घनिष्ठ संबंध होते हैं, उनको प्राथमिक समूह कहते हैं। अगर बात करें तो परिवार में भी हमारे जो संबंध है बिल्कुल घनिष्ठ होते हैं, मित्र समूह में हमारे संबंध बिल्कुल घनिष्ठ होते हैं, और पड़ोस में भी संबंध अपने घनिष्ठ होते हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं तो राजनीतिक दल में अपना संबंध कोई घनिष्ठ नहीं होते, वहां मतलब ये लोग होते हैं। जब काम होता है तभी हमसे आपसे संबंध बनाते हैं, जब आपका काम निकल जाता है तो संबंध खत्म हो जाते हैं। तो यह राजनीतिक दल आपके किसका है? द्वितीय समूह का उदाहरण है, द्वितीय समूह का उदाहरण है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं प्राथमिक समूह की अवधारणा के साथ किस समाजशास्त्री, तो प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है यहाँ पर किसने दी थी? चार्ल्स कुले ने यहाँ पर दी थी। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं, सर्वप्रथम बाह्य समूह का नाम प्रयोग किसने किया? तो बाह्य समूह और बाह्य समूह का वे समूह या बाह्य समूह दो प्रकार की बात की है। यानी कि एक तो है आपके अंत समूह, क्या है? एक तो आपके अंत समूह है, एक है आपके बाह्य समूह। दोनों का जो प्रयोग किया है वो दोनों का नाम प्रयोग किया है, इन दोनों का प्रयोग किया है वो किसने किया है? इन दोनों का प्रयोग किया है समनर ने। समनर की पुस्तक कौन सी थी? फोल्कवे। कौन सी थी? फोल्कवे में इसने अपनी पुस्तक में अंत समूह और बाह्य समूह दो समूह का प्रयोग किया है। ये बात आपको भी यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अंत समूह कौन से होते हैं? जिनको हम अंत समूह को एक तरह से हम प्राथमिक समूह भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते? प्राथमिक। और बाह्य समूह को हम द्वितीयक समूह भी बोल सकते हैं, द्वितीयक समूह भी इनको कहा जा सकता है। निम्न से किस समाजशास्त्री ने संदर्भ समूह का प्रयोग किया है? तो संदर्भ समूह का प्रयोग किसने किया है? तो इसका प्रयोग किया है यहाँ पर H.H. हाइमैन ने। किसने किया है? H.H. हाइमैन ने किया है। संदर्भ समूह का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरे समूह का अनुसरण करने लग जाता है। जैसे मान लीजिए आज जैसे हमारा एक छोटा सा समूह है, जैसे मान लीजिए समिति है। अब समिति 10-20 लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया। उस समूह बनाने के बाद में उन्होंने किसी दूसरे समूह को देखकर ये निश्चय किया
कि हम महीने में एक बार मिलेंगे और अपनी बचतों को इकट्ठा करेंगे, पैसा को इकट्ठा करेंगे, और जब किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी तो उसको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। किसी समूह को देखकर उन्होंने ये विचार अपनाया, यानी कि संदर्भ समूह किसी अन्य समूह को देखकर उनका देखा देखी करना, चाहे वो किसी भी तरह का समूह सकता है आपके, तो एक तरह से दूसरे की नकल करना जिसके हम नकल कर सकते हैं। तो संदर्भ समूह का जो प्रयोग किया वो किया H.H. हाइमेन ने इसका प्रयोग किया था। आगे बात करते हैं, यहां पर है गोमिनसॉफ्ट। यहां पर बात करते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं गोमिनसॉफ्ट। एक गोमिनसॉफ्ट हो गया आपके गोमिनसॉफ्ट, और एक हो गया आपके यहां पर हो गया गेसेलसॉफ्ट। किसके द्वारा लिखे गए थे? जो गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट का प्रयोग जो फर्डिनेंड टोनिट ने किया था। किसने किया था? फर्डिनेंड टोनिट ने यहाँ पर गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट का प्रयोग किया था। अंत समूह और बाह्य समूह की अवधारणा अभी आपको बताई है किसने किया था? WG सीमन ने इसका प्रयोग किया था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी एक विशेषता द्वितीयक समूह की नहीं है? तो नहीं है तो बाकी सभी है। द्वितीयक समूह की जो नहीं है कौन सी? नंबर 1 घनिष्ठता का अभाव। बिल्कुल सही है, घनिष्ठता का अभाव मिलता है किसमें? द्वितीयक समूह में। इसमें घनिष्ठता नहीं होती है, घनिष्ठता तो केवल प्राथमिक समूह में होती है। संबंध आकस्मिक और औपचारिक होते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ केवल संबंध आकस्मिक ही बनते हैं, बार बार नहीं बनते, और औपचारिक होते हैं। जिस तरह से हम कोई सरकारी ऑफिस में जाते हैं, औपचारिक मतलब एक तरह से जो कानूनों की तरह, एक नियमों की तरह जो संबंध होते हैं उसमें नियम जो होते हैं। और सुपरिचित नहीं, सुपरिचित तो केवल जिसमें परिचित होते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, वो तो केवल प्राथमिक समूह में ही होते हैं। जैसे आप देखोगे पड़ोसी से हम सुपरिचित होते हैं, हमारे मित्र समूह से सुपरिचित होते हैं, परिवार के सदस्यों से सुपरिचित होते हैं, मित्र मंडली से सुपरिचित होते हैं। तो सुपरिचित तो आपके प्राथमिक समूह की विशेषता है। तो ये वाला सही है, तो ये वाला इसमें द्वितीयक समूह में नहीं है। और संविदात्मक मतलब ये है कि ये संविदात्मक का मतलब ये है कि संविदा पर आधारित होते हैं। तो ये द्वितीयक समूह की विशेषताएं तीनों कौन कौन सी? घनिष्ठता का भाव, संबंध आकस्मिक औपचारिक होते हैं, और संविदात्मक। तो ये आंसर आपका ये वाला है, कौन सा? सुपरिचित। आगे बात करते हैं, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा। सामाजिक संरचना की बात आ गई या आपके साम्य सिद्धांत की बात आ गई, साम्य सिद्धांत की बात आए या सामाजिक संरचना की बात आए, तो उसमें आपके हर्बर्ट स्पेंसर का ही नाम यहां पर आएगा। आवासीय समूह का प्रयोग किसने किया? तो आवासीय समूह का बोटोमोर ने इसका प्रयोग किया था। किसने? आवासीय समूह के अवधारणा का प्रयोग किसने किया? बोटोमोर ने किया। किसी द्वारा सर्वप्रथम परिस्थिति और भूमिका की अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या की। तो परिस्थिति भूमिका क्या होती है? परिस्थिति का मतलब होता है जिसको हम धारण करते हैं, यानी कि जिस पद को हम धारण करते हैं उसको परिस्थिति कहते हैं, और पद को धारण करने के बाद में जो हम भूमिका निभाते हैं वो हमारी भूमिका होती है। जैसे मान लीजिए आज मैं पढ़ा रहा हूं, तो आज मेरी परिस्थिति क्या है? एक अध्यापक की है, और अध्यापक की परिस्थिति होने के कारण मेरी भूमिका क्या रहेगी? बच्चों को पढ़ाना। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आज एक महिला है, अब महिला मान लीजिए वो घर का काम कर रही है तो गृहिणी की भूमिका में काम कर रही है। अब मान लीजिए वो नौकरी भी कर रही है तो वो वहां भी अलग भूमिका निभा रही है। यानी कि एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति धारण करके अलग अलग भूमिका निभा सकता है। हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक भूमिका निभाए, या हो सकता है कि एक ही व्यक्ति बहुत सी परिस्थिति धारण करके अलग अलग भूमिका निभाए। जैसे महिला है, महिला तो केवल एक अलग अलग चीजें निभा सकती है। या फिर जैसे एक पिता है, पिता तो घर पे आकर बच्चों की देखभाल करता है, वो एक पिता की भूमिका निभाता है। और ऑफिस में जाता है, ऑफिस में जाने के बाद में कर्मचारियों के साथ रहता है, वहां पर एक तरह से काम करता है, तो वहां पर अपनी कार्य की भूमिका निभाता है। तो अलग अलग जगह व्यक्ति अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाता है, और उसकी अलग अलग परिस्थिति होती है। परिस्थिति दो तरह की होती है। किस तरह की? परिस्थिति की बात करें तो परिस्थिति दो तरह की होती है। एक परिस्थिति क्या होती है? आपके जो प्रदत्त होती है, एक होती है आपके अर्जित। क्या होती है? आपके अर्जित। अब प्रदत्त का मतलब क्या होता है? ये आपके जन्मजात होती है, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, आपको उसी के अनुसार आपको परिस्थिति मिलेगी। जैसे मान लीजिए आज जन्मजात में अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो उसको अपने आप परिस्थिति प्राप्त हो जाती है कि वह पुजारी या पंडित बनेगा। क्या बनेगा? वो पुजारी या पंडित बनेगा। उसको अपने आप ये प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त हो गई, और उसी के अनुसार वो उसकी अपनी भूमिका निभाएगा, वो पूजा पाठ करेगा, इस तरह से करेगा। तो प्रदत्त परिस्थिति होता है कि जो जन्मजात प्राप्त होती है उसमें वो परिवर्तन नहीं कर सकता। या मान लीजिए जैसे बहुत सी
पुराने जमाने में, अभी तो परिवर्तन होने लगा। जैसे मान लीजिए कोई नाई में पैदा हुआ तो कटिंग करेगा, या फिर कोई धोबी में पैदा हुआ तो कपड़े धोएगा, तो केवल उसको प्रदत्त के अनुसार परिस्थिति प्राप्त होती है, तो वो प्रदत्त परिस्थिति है। और दूसरी अर्जित, जिसको वो क्या करता है, वो अर्जित कर सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। जैसे वर्तमान समय में यही इसका ही जमाना है, वर्तमान समय में इसका ही बोलबाला है। अर्जित परिस्थिति अपने योग्यता के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर अलग अलग तरह की वो परिस्थिति प्राप्त कर सकता है। जैसे IAS बन सकता है, अध्यापक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, या फिर कोई व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, अलग अलग चीजें वो बिजनेस खोल सकता है, तो वो अर्जित परिस्थिति है। तो ये अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती है, इस बात को आपको समझना होगा। तो परिस्थिति क्या और भूमिका की अवधारणा का जो विस्तृत विवेचन किया और रोलपेल्टर ने किया था। किसने किया था? रोलपेल्टर ने इसका प्रयोग पूरा किया था। अगला है मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी थी? तो मुख्य परिस्थिति की जो अवधारणा किसने दी थी, तो यहाँ पर आता है कि इसकी जो मुख्य परिस्थिति की जो अवधारणा दी थी वो A.T. हिलर ने दी थी। किसने दी थी? A.T. हिलर ने इसकी जो अवधारणा की दी थी, किसकी मुख्य परिस्थिति की बात करते हैं। किसी विद्वान ने परिस्थितियों को अर्जित और प्रदत्त में दो भागों में बांटा था। अभी आपको बताया कि परिस्थितियों को दो भागों में बांटा है, तो किसने बांटा है? रोलपेल्टर ने ही बांटा है। किसने? रोलपेल्टर ने ही इसको दो भागों में बांटा है। आगे बात करते हैं, किसने भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष से, किसने कहा कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष से? रोलपेल्टर ने ही कहा है। किसने कहा है? रोलपेल्टर ने ही इसके बारे में कहा है। आगे बात करते हैं, शिक्षक पत्नी मां के पद के साथ संबंधित भूमिका को क्या कहा जाता है? यानी कि एक ही व्यक्ति, एक ही महिला अलग अलग भूमिका निभा रही है, तो उसको कहते हैं भूमिका पुंज। क्या कहते हैं? एक ही व्यक्ति अलग अलग भूमिका निभा रहा है तो उसको भूमिका पुंज कहते हैं। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। परिस्थिति पुंज प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? तो परिस्थिति पुंज जिसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, परिस्थिति पुंज यहाँ पर किंगले डेविस ने प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। यहाँ पर सामाजिक परिस्थितियों की बात आ रही है, तो सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, किसने कहा? ये रॉबर्ट बर्नस्टीन ने कहा था। किसने? रॉबर्ट बर्नस्टीन ने कहा था कि समाज परिस्थितियों का जाल है। किसने कहा? रॉबर्ट बर्नस्टीन ने किया था। अगले है 1922 में लिखित पुस्तक सोशल चेंज पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? तो सोशल चेंज का मतलब है सामाजिक परिवर्तन। तो ये किसने लिखी थी? ओंगबो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ओंगबो की पुस्तक है सोशल चेंज, जो 1922 में इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, आंगबान के अनुसार अबौद्धिक संस्कृति का बौद्धिक संस्कृति से पिछड़ जाना क्या कहलाता है? अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, दो तरह की संस्कृति होती है। किस तरह की? दो तरह की संस्कृति होती है। एक होती है आपकी भौतिक, कौन सी वाली होती है? एक तो आपकी भौतिक होती है, एक आपके अभौतिक होती है। दो तरह की आपकी संस्कृति होती है। भौतिक का मतलब होता है जो अपने दिखाई देता है। क्या होता है भौतिक का मतलब? जो हमें दिखाई देता है। और अभौतिक का मतलब जो हमें जो अदृश्य होता है। अदृश्य का मतलब जो हमें दिखाई नहीं था। जैसे भौतिक में दिखाई देने वाला, जैसे आपके टीवी है, आपकी सुख सुविधाएं हैं, आपके एक तरह से महल है, एक तरह से आपके अलग अलग रंग, जो आपका पहनावा है, आपकी वेशभूषा है, वो सब आपकी क्या है? भौतिक संस्कृति है। और अभौतिक संस्कृति जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे अपने जो सामाजिक संबंध है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी रीति रिवाज है, वो हमें दिखाई नहीं देती, उनको केवल हम निभाते हैं। तो यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? कौन कहता है? यहाँ पर कौन? आंगबन कहता है कि यहाँ पर जो संस्कृति है, जिस तरह से अनकी संस्कृति में जो बदलाव हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है कि बौद्धिक संस्कृति में तो तेज गति से बदलाव हो रहा है, तेज गति से बदलाव हो रहा है, लेकिन जो अबौद्धिक संस्कृति है उसमें धीमी गति से बदलाव हो रहा है। धीमी गति से, जैसे मान लीजिए वर्तमान युग आ चुका है, हम में रहन सहन पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो चुकी है, हम बौद्धिक संस्कृति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी अबौद्धिक संस्कृति में मानते कि बिल्ली रास्ता काटने पर अशुभ होगा, छींकने पर अशुभ होगा, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। बहुत सी परंपराएं वैसी चल रही है। आज स्त्रियां पढ़ी लिख चुकी है, फिर भी अबौद्धिक संस्कृति में कहते हैं कि अभी महिलाओं को पल्ला लेना चाहिए। तो कहता है कि अभी भी बौद्धिक संस्कृति तो आगे निकल जाती है और अबौद्धिक संस्कृति अभी पुराने जमाने में ही रहती है। पिछड़ जाना यानी कि उसको बोलते हैं विलंबना, यानी क्या बोलते हैं उसको? विलंबना। विलंबना का मतलब क्या है? एक का पीछे रह जाना। किसका पीछे रह जाना? अबौद्धिक संस्कृति का पीछे रह जाना, उसको भी बोलते हैं सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? तो आंगबन ने दिया। इसके अनुसार अबौद्धिक संस्कृति का बौद्धिक संस्कृति से पिछड़ जाना ही सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत कहलाता है। ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। आगे है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या माना? तो कार्ल मार्क्स ने जो सामाजिक परिवर्तन का जो कारण माना वो आर्थिक माना।
अर्थ का मतलब यह है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन केवल श्रमिक वर्ग ही कर सकता है। पूंजीपतियों ने, कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीपति केवल श्रमिकों का शोषण करते हैं और श्रमिकों का शोषण करके ही उन्होंने विशाल मात्रा में धन संपदा एकत्रित कर ली है और श्रमिकों को चाहिए कि वो पूंजीपतियों का सत्यानाश करके उनकी धन संपदा को छीन कर एक सामाजिक परिवर्तन को अगवा करे, आगे करे। ठीक है, आगे रेखीय परिवर्तन के उदाहरण है। तो रेखीय परिवर्तन का उदाहरण क्या क्या है? तो आपके है औद्योगिक परिवर्तन, वैज्ञानिक उन्नति, ये आपके रेखीय परिवर्तन का उदाहरण है जो आपके केवल सीधे इस तरह से रेखा में ही आगे बढ़ेंगे, ये नीचे वापस नहीं आएंगे, ये आपके आगे ही बढ़ते रहेंगे, एक रेखा में ऊपर बढ़ते रहेंगे। आज वैज्ञानिक हो गए, एक समय टेलीविजन आया, एक समय रेडियो था, रेडियो के बाद में अब मोबाइल आ गया, मोबाइल के बाद में आगे बढ़ते ही जाएंगे, इनका जमाना वापस पीछे लौट के नहीं आएगा, ये आगे ही बढ़ते जाएंगे। जहां पर आपके पहले उद्योग लगे, उद्योग के बाद में अलग अलग आगे बढ़ते ही जाएंगे, तो रेखा के परिवर्तन में आपको होता ही जाएगा। आगे सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के सिद्धांतकारों का समूह है। तो चक्रीय सिद्धांत के सामाजिक परिवर्तन जो चक्रीय सिद्धांत है, तो चक्रीय सिद्धांत में कौन कौन है? तो इसमें आपकी स्पेंगर है, टोइनबी है, अपरेटो है, ये तीनों ही आपके चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। अगला, मैकावेर पेज ने सामाजिक परिवर्तन के किन प्रतिमानों का उपयोग किया? तो मैकावेर पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उपयोग किया है। कौन कौन से? नंबर 1 तो रेखीय प्रतिमान का, दूसरा उतार चढ़ाव का प्रतिमान का और तीसरा चक्रीय प्रतिमान का। तो उपयुक्त सभी इसमें आता है। तो तीनों प्रतिमान मैकावेर पेज ने यहां पर प्रयोग किया है। आंग बन के द्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत कब प्रतिपादन किया गया? तो 1922 में, मैंने आपको बताया था 1922 में आंग बन की जो पुस्तक थी सोशल चेंज में इसका प्रतिपादन किया गया था। आगे बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल डायनामिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका डायनामिक के जो लेखक है वो सोरोकिन है। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक की जो पुस्तक के लेखक है वो सोरोकिन है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया? ये सब सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत है। तो ये दिया अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पेरेटो ने दिया। किसने दिया? पेरेटो ने ये सिद्धांत दिया था। आगे बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन का चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया था? ये आपके टाइनबी ने दिया था। किसने दिया था? सामाजिक परिवर्तन का चुनौती प्रत्युत्तर सिद्धांत टाइनबी ने दिया। मॉर्गन के द्वारा बताए गए परिवार की उद्दीपिका का क्रम क्या है? तो यहाँ पर परिवार के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो ये आपके अलग अलग है, तो ये यहाँ से हम बाद में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? तो आज के इस वीडियो में हमने बात की किस किस की? अर्थ समाज शास्त्र के अर्थ प्रकृति परिप्रेक्ष्य के बारे में बात की, समाज के बारे में बात की, सामाजिक समूह के बारे में बात की, सामाजिक स्थिति भूमिका के बारे में बात की और सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात की। तो इन 2 टॉपिकों के बारे में विस्तार से हमने बात कर ली है, आपका रिवीजन भी हो चुका होगा। अब अगले वीडियो में जाति वर्ग के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर सामाजिक समस्याओं के बारे में बात करेंगे, विवाह परिवार के बारे में बात करेंगे, वर्ण आश्रम धर्म के बारे में बात करेंगे, ताकि एक आपकी अच्छा सा रिवीजन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।